दोस्तों, अब की बार ग्रुप डी पार हमारे एएमएस एग्जाम कंडक्ट के साथ मैं अरविंद सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट पर। आज हमारी साइंस की दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। उम्मीद है आप सभी ने मेरी पहली क्लास साइंस की देख ली होगी जिसमें मैंने एग्जाम ओरिएंटेड पहले भी क्वेश्चन करवाए थे और आज भी करवाने वाला हूं। तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए देखें। तो चलते हैं अपनी आगे की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों गायब हो जाता है? ये इसके कारण से होता है क्योंकि ये जो आयरन है ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर कॉपर के मामले में। तो ये क्रियाशीलता ये कॉपर सल्फेट के साथ करता है। तो ये कॉपर को क्या है यहाँ से विस्थापित कर देता है और ये बाहर निकाल देता है और ये आयरन सल्फेट का खुद यौगिक बना लेता है। तो ये आयरन की अधिक क्रियाशीलता के कारण कॉपर को बाहर फेंक देता है उठा के। तो ये एक विस्थापित करने वाली अभिक्रिया हो गई। तो इसमें विस्थापित करने वाली जो भी होगा ऑप्शन उस पर चलते हैं क्योंकि एफ ही काले रंग का होता है। ये नहीं है इसका क्योंकि जिंक विस्थापित हो जाता है, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। हाँ, आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया है क्योंकि क्योंकि कॉपर विस्थापित कर देता है आयरन को, नहीं ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Fe2O3 प्लस 2Al और आगे जाके क्या मिल रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो इसमें दे रखा है कि जैसे ये पहले वाला जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन देखा था, जैसे Fe प्लस CuSO4। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। तो इसमें क्या है, ये विस्थापन होने वाली अभिक्रिया हो गई। वैसे ही ऊपर दे रखा है तो एक संयोजन वाली अभिक्रिया भी ले लेते हैं। जैसे संयोजन में क्या होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों जब दो उत्पाद मिलकर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, इसमें दो प्रकार के अलग अलग होते हैं उत्पाद। तो वो जाके दो अभिकारक अलग अलग होते हैं, वो जाके आगे उत्पाद बनाते हैं। वैसे ही वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, ए बी होगा ना, वो जाके ए प्लस बी में बन जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ अभिक्रियाएं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, ये जो बडिंग दे रखा है शब्द, ये जो बडिंग दे रखा है शब्द, ये बडिंग शब्द किस में होता है? इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो हाइड्रा प्लस एक YEAST ईस्ट। इन दो में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एड्स किससे नहीं फैलता? जिससे फैलता है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति हो गया, कोई भी जिसमें किसी में भी कोई भी बीमारी हो, अगर अपन ब्लड ले लेते हैं बिना किसी जांच के, अगर वो संक्रमित है तो उसका एड्स वगैरह का फैलने का खतरा उसमें होता है। तो ये क्या बोल रहा है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से। तो एक तो इसके द्वारा होगा, और एक जैसे किसी के सुई लगा दिए, अपन सुई वगैरह लगाते हैं ना, वो लगा दिए, अगर वो लगाने के बाद उसी सुई को दूसरे में यूज ले ले तो उससे भी संक्रमण हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। और एक है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। इसमें क्या होता है, जब दो पार्टनर मेल्टिंग होते हैं ना, वो जैसे सेक्स वगैरह करते हैं, ये यौन संबंध बनाते हैं, तो इसमें अगर असुरक्षित यौन संबंध होगा ना
तो इसमें क्या हो जाएगा, एड्स वगैरह का खतरा रहता है। तो एक है डी। तो इसमें पूछा है अपने को कि किससे नहीं फैलता, तो एड्स वगैरह ये किससे नहीं फैलता, ये किसी के हाथ मिलाने से, किसी से गले मिलने से, इन चीजों से नहीं फैलता। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इससे एड्स नहीं फैलता। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में निम्नलिखित में से लैंगिक जनन का उदाहरण है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन हो गया और एक अलैंगिक जनन हो गया। तो अलैंगिक जनन के जैसे एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसमें क्या है, एक ही पार्टनर पार्टनर हो, ये जरूरी है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पार्टनर होना जरूरी है। और इसमें क्या है होता है, जब कोई संतति होती है, जब कोई संतति होती है तो उसको क्या होता है, खतरा होता है और इसमें सुरक्षित होता है। और इसमें क्या होता है, संतति की मात्रा मैक्सिमम होती है और इसमें क्या होता है, एक या दो ही हो सकते हैं। तो इसमें से बताना है अपने को सेक्सुअल, जो सेक्सुअल जनन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका उदाहरण बताना है। तो ये जो तीन दे रखे हैं ए बी और सी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, अलैंगिक जनन के। क्योंकि ये जो अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है अलैंगिक जनन, ये किसका उदाहरण है, अलैंगिक जनन का। ये यीस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, ये भी इसका उदाहरण है। और ये हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, ये भी अलैंगिक का है। लेकिन ये मनुष्य में जनन, मनुष्य में जनन होता है, वो क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें दो मेल और फीमेल यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा डी। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अपने को दे रखा है 20 ओम के प्रतिरोध पर 40 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी। जैसा आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि इसमें जैसे 40 वोल्ट की बैटरी और ये ओम कितने ओम का है, 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा ओम्स का लो, V इजिकल टू आई आर से। तो इसमें निकालना क्या है, धारा का मान निकालना है। अब आई अपने को निकालना है, वोल्टेज अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, 40 वोल्ट, और प्रतिरोध का मान क्या दे रखा है, 20 ओम। तो कट पीट के ये क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का मान कहाँ पे आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन अपना ए है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें यौन संबंध बनाते हैं तो इसमें सुरक्षित पहले होना चाहिए, यानी प्रोटेक्शन पहले यूज लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर यौन संबंध बनाते हैं बिना किसी सुरक्षा के तो एड्स या HIV होने का खतरा रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। जैसे अगले अलग जो ऑप्शन दे रखे हैं उन पे भी चलते हैं। गर्भ धारण की गारंटी देता है। अब आप ही बताओ, अगर यौन संबंध अगर बना रहे हैं प्रोटेक्शन के साथ तो इसमें गर्भ धारण कैसे होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन अगर यूज करते हैं तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। और प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो शरीर का हार्मोनल, शरीर में जो हार्मोनल होता है वो संतुलन बना रहता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। तो अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होता है एथेनॉल, तो आपने देखा होगा एथेनॉल को फॉर्मूला CH3CH2
CH3 CH3 CH2OH। अब इसकी क्रिया करवानी है Na के साथ। इसके साथ Na के साथ, Na के अपन 2 मोल ले लेते हैं, इसके भी 2 ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आगे जाके, C2H5O के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na। और इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल बच जाएंगे, 2। तो इसमें क्या अलग से क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कौन सी गैस मुक्त होती है इसमें, जब एथेनॉल की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा बी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या होता है। तो ये बोल रहा है अम्लीय ऑक्साइड। तो आप लोगों को जैसे पता है, जैसे अम्ल ले लेते हैं कोई भी, HCl प्लस NaOH, अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, एक तो इसमें से निकल जाएगा NaCl प्लस H2O। तो आप ही देखो, ये अम्ल है, ये एसिड है, और ये क्या है, बेस है, यानी सार है। इसकी क्रिया करवाते हैं तो एक तो क्या बनता है, लवण, और ये क्या बन गया, जल। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो लवण बन जाएगा और एक जल बन जाएगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है, बी। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैस के कणों की निरंतर अनियमितता गति के कारण कण के पात ये जो कण है, कण पात्रों की दीवारों से टकराते हैं, गैस द्वारा लगाया गया बल किसके बराबर होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये क्या पूछ रहा है, दाब पूछ रहा है अपने को। क्या पूछ रहा है, दाब पूछ रहा है। क्या होता है ये, दाब को पी से डिनोट करते हैं, P इजिकल टू F/A। यानी जो दाब होता है ये फोर्स अपॉन AREA, एरिया के बराबर होता है। तो ये बोल रहा है, ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया। तो ये क्या बोलता है, इकाई, ये जो पात्र की दीवारें हैं, जैसे ये बोल रहा है, ये मान लो आप इसमें कोई गैस भरी है, ये जो जैसे इस एरिया पे लगा रहा है, ये इस एरिया पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये इकाई एरिया पर या इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या होगा, दाब कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, प्रति इकाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं टोटल पे नहीं बोल रहा ये किसी पर्टिकुलर पे बोल रहा है। तो ये अपना ऑप्शन ए है, वो तो हो जाएगा गलत। गैस के कणों द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया बल, नहीं गैस के पूरे कणों के द्वारा थोड़ी लगा रहा है, किसी पर्टिकुलर पर लगा रहा है ना। तो पात्र की दीवारों पर ये क्या बोल रहा है, ये देखो ये आ गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल आ गया ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाया गया बल, ये रहा फोर्स, ये फोर्स आ गया, और ये क्या आ गया, एरिया। तो इसका अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसी के साथ अपने 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें की ओर। ये बोल रहा है 20 मीटर ऊंचाई पर रखे 30 केजी द्रव्यमान के एक ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है, जैसे ये बोल रहा है 20 मीटर का कोई कुछ भी है, मान लो 20 मीटर के कोई मकान मान लो आप। तो इस पर ये क्या रखा है, 30 केजी का कोई ब्लॉक वगैरह रखा है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो स्थितिज ऊर्जा W बराबर mgh, m यानी द्रव्यमान हो गया, और g यानी आपको पता है
गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और ये mgs या h यानी दूरी, या h यानी हाइट मान सकते हैं आप, इसको h भी लिख सकते हैं। तो ये 20 मीटर की ये है। तो इस फॉर्मूले में जब हम इस मान को रखते हैं तो m क्या दे रखा है 30 kg, g क्या दे रखा है 10, और h क्या दे रखा है 20। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 के 3 जीरो और लगा देंगे, 6000 जूल इसका टोटल आंसर होगा। तो इसका टोटल आंसर होगा 6000 जूल। तो ऑप्शन कहाँ दे रखा है, बी में इसका ऑप्शन दे रखा है। तो इसी के साथ अपना 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें क्या होता है, जो ध्वनि तरंगों की ध्वनि होती है ना, ध्वनि तरंगों की जो गति होती है ना, ये इस सीक्वेंस से होती है। सॉलिड या ठोस में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड या द्रव में उससे कम होती है, फिर गैस में उससे भी कम होती है। तो अपन चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। ये क्या बोल रहा है, द्रव की तुलना में, ये क्या है लिक्विड, द्रव की तुलना में गैसों में मंद गति से चलता है। ये बात सही बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ध्वनि वायु की तुलना में जल में तेजी से चलती है। वायु क्या हो गई, जैसे गैस हो गई, और ये जल क्या हो गया लिक्विड। तो लिक्विड में तेजी से चलती है, ये भी ठीक है। ठोस, जैसे ध्वनि है ना, ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है, जैसे सॉलिड में आपको बताया मैंने सबसे तेज होगी। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया अपना, है ना। और ये क्या बोल रहा है कि ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है, नहीं, अगर कहीं वायु है ही नहीं तो उसकी आवाज या ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य जैसे बहुकोशीय जीवों में पाचन में होती है, पाचन में क्या होती है। अब देखना, जैसे ये केंद्रक दे रखा है, तो केंद्रक तो क्या करता है, ये डीएनए वगैरह का काम करता है। तो ये तो पाचन में क्या काम करेगा। ये क्या बोल रहा है, वैक्यूल, खा ये खाद्य वैक्यूल होती है ना, ये तो भाई साहब अमीबा में होती है, MOEBA, ये अमीबा में होती है। और ये संपूर्ण सत्य द्वारा नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट पाचन। ये विशिष्ट पाचक अंग होते हैं ना, इसके लिए बहुकोशिकीय जीवों में पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है, जैसे HCl वगैरह हो गया, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका भित्ति मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है। ये पादप कोशिका होती है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैं सब में बता देता हूँ। कोलेजन किस में पाया जाता है, एनिमल्स में या ह्यूमंस में, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन ये किस में होती है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया जानते हो ना। और ये काइटिन किस में होती है, FUNGI, फंजाई या कवक में, ठीक है। ये क्या है, कोशिका भित्ति है। और ये जो सेलुलोज होती है ना, सेलुलोज की किस में पाई जाती है, प्लांट्स में। तो ये क्या बोल रहा है, पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है। पादप कोशिका का मुख्य संरचनात्मक घटक होगा सेल्यूलोज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो ये क्या बोल रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है
ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु, और ब्रेन आप जानते ही हो। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, आपने सुना होगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन कौन सा भाग होगा? एक तो ब्रेन होगा और एक स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो जो भी इसमें ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे जो इसमें दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं इसी के साथ आगे। हाँ, आपको हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह मिलेगी, तो वो हमारे एमएस एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं एमएस एग्जाम कंडक्ट पर। और ये है हमारे रोहित सर, जो खेल से संबंधित अभी जीके के क्वेश्चन ला रहे हैं। डेली इनकी क्वेश्चंस की है ना क्लास आ रही है, जो आप हमारे एमएस एग्जाम कंडक्ट चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये है हमारे मुकेश सर, ये है हमारे प्यारे मुकेश सर, जो मैथ पढ़ा रहे हैं अभी, और इनकी पहली क्लास आने वाली है आज शाम को। तो आप इनकी क्लास ज़रूर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहिए आपको, तो हमारी क्लासों को रेगुलर लीजिए। आपको लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं में से मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से क्या घरेलू सर्किट में आमतौर पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? जैसे आप लोग देखते हैं, आपके घरों में जितनी भी लाइट वगैरह आती है, तो वो क्या आती है? समांतर क्रम में आती है। तो समांतर क्रम में ये बल्ब वगैरह हो गया, पंखा वगैरह हो गया, ये जितने भी चलते हैं ये समांतर क्रम में, किसमें चलते हैं? समांतर क्रम वाले हैं। ठीक है, और ये जो फ्यूज लगाते हैं अपन, फ्यूज लगाते हैं, ये किसमें होता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी और गर्मी वाले एक कमरे में भंडारित करता है। कुछ सप्ताह बाद अनाज खराब हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, इनमें क्या होता है, जैसे किसान लोग क्या करते हैं, जैसे अनाज लिए, अनाज में कुछ भी आ सकता है, गेहूँ, मक्का, बाजरा वगैरह जो भी। इसको अगर अपने को अगले साल बोना है, यानी खेतों में लगाना है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल, वो गेहूँ चावल कुछ भी ले लीजिए, बाजरा, तो इनको अपने को सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा। सुरक्षित जगह से मेरा मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, नमी वाली मात्रा ना हो, मतलब ये जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है ना, वो इनको नहीं मिलेगी ना, तभी ये सुरक्षित रह पाएंगे। अगर इनको जरा सी भी मात्रा में पानी वगैरह या कुछ मिल गया, तो ये वहाँ पे लग जाएंगे, और वहाँ पे वो जो अपने पास दाने हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये किसान अपने जो अनाज है उसको नमी और गर्मी वाले एक कमरे में बंद कर देता है, तो इसके कारण ये खराब हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? तो ये भंडारण की अनुचित उपस्थिति होती है ना, यह परिस्थिति होती है, इसके कारण से कुछ अनाज की मात्रा खराब हो जाती है, इसके कारण से खराब हो जाती है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द ठोस पदार्थ में कणों की निकटता का वर्णन करता है? जैसे सॉलिड कैसे होता है, कोई भी सॉलिड होता है, जैसे अपन मान सकते हैं उनके बीच में, जैसे ये है, कुछ भी मान लीजिए, ये छोटे छोटे कण हैं, अगर इनको दबा के अपन भरेंगे या कंप्रेस करके भरेंगे, तो ये कंप्रेस्ड करना कैसे होगा? इनके बीच में ये सॉलिडनेस कैसे निर्धारित होगी? इनके बीच में जो ये खाली स्थान है ये कम होंगे,
तभी तो इनके ये जो ठोस पदार्थ हैं वो निर्धारित होगी ना। तो इसमें क्या होता है, इनके बीच में ये जो खाली स्थान होते हैं या अंतर कणुक स्थान होता है, इसी से ये सॉलिडनेस निर्धारित होता है। तो अपना ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, जैसे एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। कौन सा शब्द ठोस पदार्थ में कणों की निकटता का वर्णन करता है? निकटता का यही करता है कि कणों के बीच में कितना स्थान है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब क्या होता है? इकट्ठी होनी। जैसे ये बोल रहा है, कोई दर्पण है, अवतल दर्पण ले लेते हैं अपन। ये ऐसे बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये परावर्तित होती है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, इसका चिन्ह से कर लीजिए एक बार, या नहीं नीचे से ले लीजिए, वही भिड़ के वापस जाएगी। जिस मुख्य बिंदु पर ये मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है, तो इस मुख्य फोकस पर परावर्तित होने के बाद जा रही है मुख्य अक्ष वाली रेखा पर, मुख्य अक्ष वाली रेखा पर, उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको ये और भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका ये पूरा पार्ट तो क्या हो जाएगा? द्वारक। ठीक है, और ये जो छोटा सा बिंदु जहां से मुख्य अक्ष रेखा आती है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और जहां से ये स्टार्ट होता है यानी त्रिज्या के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और मुख्य फोकस आप जानते ही हो, जहां से किरण भिड़ के परावर्तित होने के बाद जिस मुख्य अक्ष से गुजरेगी उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो अपना 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे का उद्भव होने को क्या कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले वो किसान वाले में मैंने बताया था, अगर अनुकूल परिस्थितियां होगी, क्या बोल रहा है? अनुकूल। अगर अनुकूलता मिल जाएगी, जैसे अनुकूलता से मेरा मतलब है पानी हो, हवा हो, मिनरल्स हो, अगर ये चीजें मिल जाएगी तो इसमें क्या है, ये प्लांट जैसे इसको मिट्टी में लगाए, ये सब चीजें मिल गई, बीज को लगा दिए, तो ये 2 से 3 दिन बाद में या 7 दिन बाद में क्या होगा? छोटा सा एक पौधा सा निकल आएगा। इसको क्या बोलते हैं? अंकुरण बोलते हैं, या पौधा अंकुरित हो गया, बीज अंकुरित हो गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में तो आपको पता है क्या बनता है? पत्तियों में होता है ये, इसके द्वारा फूड बनता है प्लांट्स में। निषेचन। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। परागण। परागण किसे कहते हैं? जैसे ये हो गया प्लांट का मेल पार्ट, और एक होता है फीमेल पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इसमें एक नीचे पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो ये जो पराग कण होते हैं मेल से, क्या होते हैं? पराग कण। इन पराग कणों का वर्तिकाग्र फीमेल पार्ट पर डलना, इसको क्या बोला जाता है? परागण। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर तो अपना सी हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये बोल रहा है क्वेश्चन में 21वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा एल्केन है जो स्तर वलय बना सकता है। स्तर वलय के लिए कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी है। तो अपन ऑप्शन की ओर चलते हैं। मेथेन, मेथेन क्या होता है CH4, तो ये तो नहीं हो सकता, एक ही कार्बन है। एथेन CH3, CH3 इसमें 2 है, ये भी नहीं हो सकता। ये है प्रोपेन, प्रोपेन क्या है CH3, CH2, CH3, और इसमें क्या है CH2, 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 और ये हो गया। तो इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए एक, तो कम से कम क्या होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड हो या तो डबल बॉन्ड हो। लेकिन इसमें वलय में क्या है, डबल बॉन्ड नहीं आता। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ये जैसे प्रोपेन होता है, प्रोपेन तो एकदम खुली खुली संरचना होती है। ये पूछ रहा है वलय संरचना। तो वलय संरचना में एक तो CH2, एक तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ आते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ आते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ आते हैं। तो देखा आपने, जैसे वलय संरचना में कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी है। तो 3 कार्बन में कौन सा हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ये संरचना कौन सी हो गई, साइक्लोप्रोपेन। डबल बॉन्ड वाला मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कि ये जो कॉलम दे रखे हैं इनको लगाइए या मिलान कीजिए। जैसे HCl है, HCl अगर जल के साथ क्रिया करता है तो ये 2 प्रकार के बन जाते हैं। जैसे H3O+, एक तो ये बन जाएगा और एक Cl- बन जाएगा। वैसे ही NaCl है, NaCl है, सॉरी NaOH है, NaOH है। तो NaOH है तो ये तो क्या बन जाएगा Na+ और ये OH-। ठीक है, और इसी के साथ सेम ही ये K वाला है, तो ये क्या बन जाएगा K+ और OH-। और लास्ट वाले में क्या दे रखा है MgOH, MgOH का होल 2H। तो ये भी 2 भागों में टूट जाएगा, Mg+2 और OH-2OH-। तो इसमें से आप मिला सकते हैं। तो ये पहले का पहला ही है, दूसरे का दूसरे का दूसरा ही है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का चौथा है। तो ऑप्शन में आप मैच कर सकते हैं, पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा B। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि तय की गई दूरी आधी कर दी जाए तथा समय समान रखा जाए तो वेग क्या होगा। तो आप ही बताइए, आपने देखा होगा वेग बराबर दूरी बटा समय, देखा है आपने। ये एस को डी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, तय की गई दूरी आधी कर दी जाए, तो डी का मान या एस का मान तो क्या कर दिया जाए, आधा, और समय को सेम रखा जाए, समय को टी ही रखा जाए। तो डी/टी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी, और इसका 2। तो ये वी डैश की मात्रा नहीं क्या आ जाएगी, आधी, क्या आ जाएगी, आधी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा नहीं, समान बना रहेगा नहीं, शून्य नहीं, आधा हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 24वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखना आप। वर्षण का उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो जैसे आपने देखा होगा अपने जो टेस्टिस होते हैं, ये अपने टेस्टिस या वर्षण शरीर के थोड़ा सा बाहर होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। लेकिन वर्षण को या अपने शुक्राणुओं को उत्पन्न होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस कारण से ये अपने बॉडी से बाहर होते हैं। अगर शुक्राणुओं का निर्माण अगर रेगुलर रखना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए अपने बॉडी से।
अपने बॉडी से जब कम होगा बाहर ही होंगे। तो शुक्राणुओं का निर्माण समुचित गति के लिए शरीर का तापमान कम से कम तापमान की आवश्यकता होती है। एक बार ऑप्शन आगे की ओर भी चलते हैं। शुक्राणु और मूत्र का उचित मिश्रण को सुनिश्चित करने के लिए, नहीं ये अलग है। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए, नहीं ये भी नहीं है। हार्मोन स्राव आसानी से बना रहे, नहीं ये भी नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर कम होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसके लिए। तो चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। संतृप्त कार्बन और ये जैसे सॉरी असंतृप्त कार्बन और संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में कौन सा क्या अभिक्रियाशील है। जैसे आपको पता है संतृप्त तो क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो तो क्या हो जाते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक। और असंतृप्त क्या होते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH3 CH सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा। हम्म, तो एक होता है ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। इसका कारण क्या है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें आसानी से ये इधर या इधर किधर भी चला जाता है। ये मार्को निकोक एंटी मार्को निकोक में आपको पढ़ाएंगे आगे अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये इसके कारण से होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये इसके कारण असंतृप्त वाला कार्बन यौगिक ज्यादा अभिक्रियाशील होगा एज कम्पेयर टू संतृप्त यौगिक की तुलना में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। तो लैंगिक जनन में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लैंगिक जनन में एक तो 2 पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो 2 पार्टनर होंगे तो इसमें DNA की मात्रा भी दोनों माता और पिता से संतति में जाएंगे। जैसे इसमें 2 पार्टनर होंगे तो दोनों पार्टनर से संतति में जाएगा एक चाइल्ड, जो बेबी बनेगा उसमें DNA की मात्रा होगी, जो क्रोमोसोम वगैरह होंगे उसमें आधे आधे मिलके संतति में जाएंगे। और इसमें क्या होता है, एक ही पार्टनर होता है तो इसमें कितना इतना कुछ होता है नहीं। और इसमें संतति की मात्रा 1 या 2 होती है, इसमें मैक्सिमम होती है। और इसमें जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतति को उत्पन्न होने में सुरक्षित महत्वपूर्ण होता है, और बाकी इसमें सुरक्षित नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा मेंढक वगैरह में जो अंडे दिए जाते हैं एक साथ दिए जाते हैं तो उसमें सुरक्षितनेस नहीं होती। तो चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। ये जनक की बिल्कुल समान संतति होती है, नहीं इसमें वेरिएशन तो होता है। अगर 2 समान या 2 अलग अलग पेरेंट मिल रहे हैं एक संतति को उत्पन्न करने में, तो उसमें जो संतति उत्पन्न होगी उसमें वेरिएशन तो होगा, ये समान नहीं होंगे। ये केवल ये केवल संतान में सदैव उत्परिवर्तन करता है, नहीं ये भी नहीं है। और यह केवल एक जनक ही DNA संतति में पारित करता है, एक ही नहीं होता, ये 2 होते हैं इसमें। और ये बोल रहा है लास्ट ऑप्शन में, ये संतति में 2 माता पिता, मैंने बोला था ना 2 पार्टनर की आवश्यकता होती है, 2 माता पिता के DNA को संयुक्त करता है। ये बात इसकी एकदम राइट हो जाएगी। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोल रहा है मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस रचना का उपयोग करता है।
तो ये ऐसे बोल रहा है, जैसे मैं पहले तो आपको बता देता हूँ, मटर मटर में क्या होता है, मटर एक पत्ती वाला पार्ट होता है, पत्ती वाला पार्ट होता है ना, पत्ती वाला पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, एक तो फूड भी बनाता है, और ये कुछ संरचना होती है ना, वो बदल जाती है, इसके लिए वो पेड़ पे या दूसरे अन्य पौधों पर चढ़ने में भी काम देती है। ये फूड का काम करता है, और ये जो दूसरी एक संरचना बनाती है ना, उसको बोलते हैं प्रतान या टेंट, ये टेंड्रिल्स। ये एक ऐसी संरचना होती है, जैसे ये एक हो गया, ये एक मटर लग गया, तो इसमें एक ऐसी संरचना होगी अलग सी, ये ऊपर चढ़ने में, दूसरे पौधों पर चढ़ने में काम आती है, जिसको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा संवेग का फॉर्मूला, P इजिकल्स टू F इंटू टी। तो मैं आपको फिजिक्स से ही करवाता हूँ इसको, F बराबर P इंटू P बाई टी। तो ये जो फोर्स है, अगर हाथों में तेज आती हुई गेंद अगर अपने हाथ में लगेगी, तो अगर टाइम कम रहेगा, जल्दी से आई हाथों में लग गई, अगर टाइम बढ़ेगा, सॉरी, अगर टाइम बढ़ेगा तो एफ का मान अपने आप कम हो जाएगा। क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, एफ का मान अपने आप कम हो जाएगा। तो अपने को जब गेंद को पकड़ना है तो हाथों को पीछे लेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो अपने जो हाथों में लगने वाली फोर्स है वो अपने आप कम हो जाएगी, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, यानी हाथों में लगने वाली चोट कम आएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं ऑप्शंस की ओर। संपर्क का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतुओं में संयोजी ऊतकों में बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में व्यवस्थित होती है, जो कि विभाजन द्वारा पृथक होती है। ये जंतुओं में है ना, ये समझ लीजिए कुछ फैटी एसिड वगैरह ये होते हैं, तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल ही हैं कोलेजन और इलास्टिन, जो अपने में पाई जाता है मसल्स वगैरह में, तो आप देख सकते हैं। तो चलते अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, जो जैसे अगर कोई भ्रूण हुआ, जो अभी गर्भाशय में है, अगर उसमें कोई विकृति है तो अल्ट्रासाउंड द्वारा उसको जांचा जा सकता है। और अपने ऑप्शन बी की ओर आते हैं, ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए। जैसे कोई इंडस्ट्री वगैरह होती है, तो इंडस्ट्री में आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है, उनमें छोटे छोटे होल या दरार वगैरह पड़ जाती है ना, तो उनका किसी को पता नहीं चल जाता, तो ये अल्ट्रासाउंड द्वारा करके आसानी से पता किया जा सकता है। और ये कुछ ये जो आभूषण वगैरह हुए, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, ये कुछ बहुत ही जैसे उनका पता लगाना संभव नहीं है, उनकी साफ सफाई नहीं की जा सकती, तो उन जो आभूषण वगैरह होते हैं या ये कुछ चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक, उनका अल्ट्रासाउंड द्वारा साफ सफाई की जा सकती है। तो इसमें अनुप्रयोग किस में नहीं होता, ये मेडिकल रेडियोग्राफी में। मेडिकल रेडियोग्राफी में अंदर जैसे अपने अंदर के पुर्जे हैं इंसान के, उनका अगर इमेज लेनी है क्लियर अंदर की, तो उसके लिए एक्सरा करवाना जरूरी है, एक्स, ना कि ये मेडिकल रेडियोग्राफी। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। धातुओं का संसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, संसरण का मतलब क्या होता है, संसरण मतलब गलना या नष्ट होना। तो संसरण में क्या होता है, गलना या नष्ट होना। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। जैसे धातुएं अपना नया स्थायी रूप ले लेती है, नहीं,
ये क्या बोल रहा है, धातुएं पर्यावरण कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। अगर जैसे आयरन वगैरह भी होता है तो आयरन के ऊपर जंग वगैरह लगती है, वो ऑक्साइड वगैरह के कारण ही तो लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये ऑक्साइड वगैरह हो सकते हैं, सल्फाइड वगैरह हो सकते हैं, या कार्बोनेट वगैरह हो सकते हैं। तो संसरण में ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है, तो इसको ही संसरण बोलते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? तो आपने देखा होगा जैसे कोई क्रोमोसोम है, उसके अंदर क्या होगा, ये क्या है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इसके अंदर क्या होगा, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होगी, जीन। क्या होगी, जीन। इस जीन की दो इकाइयों को, एक जैसे ये मान लो, एक ये मान लो, इन दोनों अलग अलग रूपों को क्या बोलते हैं, एलील। ALLEL। इसको क्या बोलते हैं, एलील। और जीन को अपन बोल सकते हैं विशेषक। क्या बोल सकते हैं, विशेषक। और एलील या कारक, एलील को क्या बोलते हैं, कारक। कारक। इसी को ही मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर भी। फैक्टर भी कहा था। तो अपन चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ये ऐसे बोल रहा है कि एक जीन के दो अलग अलग रूपों को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं या कारक बोलते हैं। तो मेंडल ने क्या बताया था, एक जीन के दो अलग अलग रूपों को। तो अपन ऑप्शंस की ओर चलते हैं। प्रत्येक विशेषक 3 जीन द्वारा नियंत्रित होता है। नहीं, ये क्या बोल रहा है, विशेषक यानी एक जीन में, नहीं ये तो गलत है, 3 तो बात ही गलत कर दी है। कारक ही इसमें तो 2 होते हैं। प्रत्येक विशेषक एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होता है, नहीं ये भी गलत है। प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये देखो, प्रत्येक विशेषक 2 कारक या फैक्टर द्वारा नियंत्रित होता है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन एक बार डी भी देख लेते हैं। प्रत्येक विशेषक एक कारक, नहीं एक नहीं होगा, 2 होंगे इसमें। तो अपना ऑप्शन सी आपके सामने आ चुका है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33वें की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ने का परिणाम है? गैस पर दाब बढ़ने का परिणाम है। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में ये मिस प्रिंट हो गया, ये आयतन है ना, आयतन है ये। तो ये बोल रहा है कि गैस पर दाब बढ़ने का परिणाम है। तो दाब जैसे गैस होती है, आपने देखा होगा गैस वगैरह होती है, जैसे अपने सिलेंडर ही मान लो नॉर्मल, इसको कैसे भरा जाता है, कंप्रेस करके एकदम। गैस तो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, उसको कंप्रेस करके जब भरते हैं तो उनके अंतरा आणविक कण, जैसे दाब बढ़ने से अंतरा आणविक कण में जो स्थान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। गैस का आयतन बढ़ाने पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा, नहीं ये तो कम होगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि से तो गैस के कण क्या होंगे, फैलेंगे। ये दाब थोड़ी बढ़ेगा, ये तो दाब कम करने वाली बात हो रही है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अंतराकण स्थान में वृद्धि, अगर वृद्धि करेंगे उनके अणुओं के बीच में वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाब कम होगा। तो ये भी नहीं होगा। अंतरकणुक स्थान में कमी होगी तब जाके गैस के दाब, मतलब गैस का दाब बढ़ाने से अंतरकण है ना, उनके स्थानों में कमी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 78.4 मीटर ऊंचाई से ही गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। और जी का मान अपने को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो मैं आपको एक समीकरण बताता हूँ। एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
ये क्या बोल रहा है, एक वस्तु को गिराया जाता है कहाँ से, 78.4 मीटर से। तो स्टार्टिंग में जब गिराया जाएगा तो उसका u की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसमें से u और t वाला पार्ट तो कट जाएगा। तो अपन लिखते हैं इस समीकरण में, जैसे s की जगह 78.4 बराबर हाफ, g का मान दे रखा है 9.8 और टी स्क्वायर, टी अपने को निकालना है। इसको इधर गुणा करेंगे या इसको काट देंगे, एक बार इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 4.9। तो टी स्क्वायर बराबर 78.4 बटा में 49 या 4.9 सॉरी। तो इसको इससे उड़ा के इसको काटेंगे तो टी स्क्वायर का मान आएगा 16। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड। तो आप जरा ऑप्शन में देख के मेरे को बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। देखिए, जैसे दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा कई शहरों में या तो ज़्यादा बाढ़ आ जाती है या पानी की एकदम कमी है। तो पानी की इस कमी को दूर करने के लिए वर्षा का जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन किया गया है। ये एक पहल है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आपने प्रतिरोध का फॉर्मूला देखा होगा, R इजिकल टू रो एल अपॉन में ए। रो क्या है, प्रतिरोधकता। ये विशिष्ट प्रकृति का होता है, कौन सा, विशिष्ट। इसका मान कितना ही बढ़ा लो उससे कोई मतलब नहीं होता। ये है हर एक पदार्थ का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा। ये सब का प्रतिरोधकता अलग अलग होगी इसके मान में। तो इसको तो कांस्टेंट रखते हुए ये आर का मान पूछ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, लंबाई, जैसे कोई प्रतिरोध है उसकी लंबाई को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया और उसके अनुप्रस्थ काट को क्या कर दिया, उसके अनुप्रस्थ काट को आधा कर दिया। तो इसका मान क्या होगा, तो एल का मान क्या कर दिया, 2L। रो तो वैसे की वैसे है और ए का मान क्या कर दिया, आधा। तो आधा कर दिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 रो L अपॉन ए। इसको आर डेस का मान क्या हो जाएगा, आर डेस बराबर 4R। तो ये क्या हो जाएगा, आर का मान या प्रतिरोध का मान मूल का आधा, मूल का आधा नहीं, यहाँ पे 4 गुना आ रहा है, मूल का 2 गुना, मूल का 4 गुना। ये इसका ऑप्शन आ गया। और मूल का 1/4 ये भी नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो अपने 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपन 50 क्वेश्चनों के एकदम नज़दीक आने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चनों को आगे भी करते हैं। ये दे रखा है, जैसे आर्गन 18 पे आता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या दे रखी है 40, और कैल्शियम 20 पे आता है तो इसकी द्रव्यमान संख्या दे रखी है 40। तो दोनों का ये अगर द्रव्यमान संख्या सेम है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर द्रव्यमान संख्या क्या है, मास नंबर लिख देता हूँ, मास नंबर, मास नंबर अगर सेम है, क्या है, मास नंबर अगर सेम है तो ये मास नंबर सेम और ये परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अगर अलग है, क्या है, अलग है। मास नंबर या द्रव्यमान संख्या तो सेम और परमाणु क्रमांक अलग। देखो परमाणु क्रमांक अलग है और मास नंबर सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं, संभारिक या आइसोबार। और इसका उल्टा, अगर एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग
होते तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक है। और आइसोटोन किसे बोलते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो। एन, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर सेम होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर सेम होगी तो क्या होगा, आइसोटोन हो जाएगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक पौधे की जड़ों सहित धूप में छोड़ दिया जाता है, एक पौधे की जड़ों सहित धूप में छोड़ दिया गया तो कुछ घंटों बाद देखा गया तो वो पौधा मुरझा गया और कमजोर दिख रहा था, तो इसका संभावित कारण क्या था। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोई पेड़ ले लीजिए, ये इसकी डालियाँ है ऊपर की और ये जड़ वगैरह है। तो ये क्या करेगा, ये जड़ वगैरह तो ये रूट्स होती है, तो इसमें तो क्या होता है, जाइलम वाला पार्ट, ये क्या काम करता है, पानी और मिनरल्स, पानी और मिनरल्स को ले जाने का काम किसका होता है, रूट के द्वारा जाइलम का। और ये क्या होती है, लीफ वगैरह या पत्तियां वगैरह, लीफ या पत्तियां होती है। इनमें क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फूड बनता है। क्या बनता है, फूड बनता है। तो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जड़ों समेत हटा करके और धूप में रख दिया, तो जड़ें क्या करती है काम, जाइलम के द्वारा पानी या मिनरल्स क्या करती है। तो अपन ऑप्शंस की ओर चलते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, जाइलम के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया, तो जाइलम के द्वारा भोजन थोड़ी बनता है। क्या बोल रहा है, ये जाइलम है, जाइलम के द्वारा फूड थोड़ी बनता है, नहीं। जाइलम के माध्यम से जल का संचलन प्रारंभ हो गया, उसको उखाड़ के रख दिया, जमीन से पानी आएगा तो जल संचलन स्टार्ट थोड़ी ना होगा, खत्म होगा उखाड़ने पर। फ्लोएम के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण हो गया या स्थानांतरण प्रारंभ हो गया, तो ये ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। जाइलम के माध्यम से जल का संचलन अवरुद्ध हो गया, हाँ इसका ऑप्शन ये है, अवरुद्ध यानी रुक गया। अगर जाइलम के द्वारा पानी ऊपर जाएगा ही नहीं पेड़ के पास तो वो सूख साख के खत्म हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन है डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन का वह विशेष लक्षण जिस जो जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण का कारण बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कार्बन में संयोजकता कितनी होती है, 4। क्या होती है, संयोजकता। कार्बन की संयोजकता तो क्या होती है, 4 होती है। और इसमें क्या होता है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब है मेरा, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, ये जैसे क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो इसमें श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति भी होती है और इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो ये ऑप्शन में चलते हैं अपने। ये ऑप्शन है केवल संयोजकता, ये मतलब ये ऐसे बोला चतुसंयोजकता होती है, इसकी 4 संयोजकता केवल यही होती है, नहीं और भी होता है। केवल श्रृंखलन होता है, तो ये दोनों होने चाहिए थे। तो आगे चलते हैं अपना। द्वितीय संयोजकता होती है, नहीं ये भी नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, चतुसंयोजक यानी इसकी 4 संयोजकता होती है या ट्राइवेलेंसी होती है और इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति भी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अयस्क अयस्क से अपशिष्ट या गेंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। अपशिष्टक और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ले लीजिए चीनी वगैरह ले लीजिए, चीनी ले लिया आपने, तो चीनी में जैसे पत्थर भी पड़े हैं और इसमें कुछ लोहे के कण भी पड़े, लोहे लोहे के कण भी है। तो लोहे के कण भी है और ये भी है, तो अपन पत्थर वगैरह को तो आसानी से हाथ से उठा करके
डाल सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया फिजिकली। और केमिकली वगैरह भी हो सकता है, जैसे हाँ भाई चुंबक वगैरह ले, उससे लोहे के कण वगैरह को चिपका ले, तो ये रासायनिक और भौतिक दोनों के गुणों के आधार पर किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल भौतिक नहीं, केवल रासायनिक नहीं, अपवर्तनाक नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो अपन चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट Na2CO3 NO2CO3। तो इसके HCl की कितने मोल ले लीजिए आप, एक बार 2 मोल ले लीजिए ताकि आगे आसानी से हो जाएगी। तो इसमें क्या निकलेगा 2NaCl, एक तो ये बाहर निकल जाएगा और एक H2O बाहर निकल जाएगा प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। और इसी के साथ एक और रिएक्शन दे रखी है HCl प्लस NaHCO3। तो ये NaCl यहाँ से भी बाहर निकल रहा है प्लस H2O निकल रहा है प्लस CO2 निकल रहा है। तो ये सेम ही रिएक्शन से देखा जाए तो बस इसमें नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन है। तो इनके बीच में क्या समानता है? तो इसमें क्या बनेगा, एक तो लवण बन जाएगा, एक जल बन रहा है, एक CO2 बन रहा है। तो इसमें लवण वाला या जल वाला कोई ऑप्शन है या CO2 वाला है? तो देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होती है CO, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, नहीं हाइड्रोजन गैस नहीं होती। हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं हो रही। हाइड्रोजन कार्बोनेट आप भी जानते हो कौन सा होता है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड बनता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों के मापनीय गुण और उसका SI इकाई के संदर्भ में सुसंगत है? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शंस पे चलते हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किसमें नापते हैं? केल्विन में, ठीक है। आयतन है, आयतन की तो L क्यूब होगी, तो ये तो अलग ही ऑप्शन हो गया। और ये घनत्व है, घनत्व का न्यूटन थोड़ी होता है, D=m/v, तो ये तो मास पर वॉल्यूम होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये घनत्व दे रखा है kg पर प्रति घन मीटर, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा m/v। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई किरण जाएगी तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्टों में एक बार बांट देते हैं इसको, ये भिड़ के और मुख्य फोकस से आगे से गुजरेगी। वैसे ही यहाँ से जाएगी तो यहाँ से भी भिड़ के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो उत्तल लेंस क्या करता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं उनको मुख्य फोकस पर, इस पर मुख्य फोकस पर इकट्ठी कर देता है। इसके कारण से उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ये एक बार देखते हैं आगे अगला ऑप्शन भी। ये प्रकाश किरणों को विचलित कर देता है, विचलित नहीं करता, इकट्ठी करता है। ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, नहीं सदैव का थोड़ी ना। ये प्रकाश किरणों को एक दूसरे से दूर अपसरित करता है, अपसरित यानी तो फैलाना होता है। क्या होता है? फैलाना। ये तो अभिसरित कर रहा है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन वापस देखते हैं तो ए ही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सभी को पता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? आपको पता है R=ρL/A। तो मेन इंपॉर्टेंट तो ये रोल अदा करते हैं। इसके साथ साथ एक टेम्परेचर या तापमान भी प्रतिरोध को बढ़ाता है, टेम्परेचर या तापमान भी प्रतिरोध को बढ़ाता है। तो अपन देखते हैं चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर
बढ़ाने पर नहीं, घटाने पर होगा ये। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तीसरा जिसमें भी गलत है वो गलत होगा, केवल पहला नहीं, पहला और दूसरा दोनों थे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं अपने 46 क्वेश्चन की ओर। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोशिका भित्ति पहले तो किस किस में पाई जाती है? PLANTS, प्लांट्स में होगी, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया में होगी, एक फंजाई में, फंजाई में होगी, एनिमल्स में, एनिमल्स में नहीं होगी। तो एनिमल्स या जंतु जहाँ पे भी है उस ऑप्शन को तो काट दीजिए। जंतु आ गया, काट दो। जंतु आ गया, काट दो। पादप में होगी, लेकिन पादप या बैक्टीरिया फंजाई इनमें भी कहाँ? जैसे ये कोई कोशिका है, इसके बाहर पतली सी एक क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाहर एक मोटी सी क्या होती है? कोशिका भित्ति, जो इसको फटने से बचाती है। बाहरी जो भी आघात होते हैं या कोई भी असुरक्षा महसूस होती है वहां से इनको बचाती है। तो ये प्लांट्स वगैरह में, बैक्टीरिया में, फंजाई में होती है। तो ये कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर। कहाँ होती है? CW, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो इसमें देखते हैं ठीक अंदर की ओर। क्या बोल रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक अंदर की ओर नहीं। कोशि ये किसी पादप की कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर की ओर होती है। ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। तो चलते हैं अपने 47 क्वेश्चन की ओर। चलिए, जैसे यदि 12 ओम प्रतिरोध वाले चालक में ये 24 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो प्रवाहित होने वाली धारा। ये क्वेश्चन जैसे देखते हैं अपन। ये 12 ओम का प्रतिरोध हो गया, ये 24 वोल्ट की बैटरी हो गई, इसमें बहने वाली धारा बतानी है। तो V इजिकल टू आई आर। तो I बराबर V बाई आर। V का मान क्या दे रखा है? 24, R का मान 12। तो क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जिसमें भी ऑप्शन में बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी दे रखी है? शक्ति, पावर कितनी दे रखी है? 120 वाट। यदि यदि उस पर यदि उस पर विभवांतर कितना दे रखा है? 24 वोल्ट लगाया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, ये अलग है, सॉरी। P इजिकल टू वी आई। तो ये तो क्या हो जाएगी? शक्ति, और ये क्या हो जाएगा? विभवांतर। तो आई का मान अपने को पूछा है, ये ओम के नियम के जैसा ही है। P इजिकल टू वी आई और आई इजिकल टू P अपॉन में V। तो P का मान क्या दे रखा है अपने को? 120 और V का मान 2 4 24। तो अपन इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो आगे कट पीट के ये कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर कहाँ है ऑप्शन में? सी पे। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। तो इसमें जैसे P इजिकल टू वी आई तो है ही, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इजिकल टू आई आर होता है। तो इसमें जैसे अपन आई की जगह रखे तो आई इजिकल टू V बाई आर हो जाएगा। तो इसमें आई की जगह अगर V बाई आर रखे तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। और इसी की जगह V रखें, सॉरी, जैसे V रखें, V की जगह रखें तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर। एक आर से आर कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो ये ओम के नियम से ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक ये भी बन सकता है, और एक ये बन ही गया। ये किससे बने? ओम के नियम से। तो यहाँ पर आपके
4 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार मैं साइड में एक बार इनको लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चालक में 2 एम्पियर धारा और 5 प्रतिरोध ओम और 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो चालक में उत्पन्न उसमें ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा कितनी होगी। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी से। तो एच इजिकल टू आई का मान क्या दे रखा है, 2 एम्पियर। तो 2 × 2 आर का मान क्या दे रखा है, 5। कितनी सेकंड तक, 10 सेकंड तक। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 इजिकल टू 200 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आप मैच कर लीजिए, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अपने को दे रखा है ये 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 15 मीटर हाइट तक उठाया जाता है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये जी का मान सब कुछ दे रखा है। तो स्थितिज ऊर्जा E बराबर mgh। m का मान कितना दे रखा है द्रव्यमान का, 20, g का मान 10 और हाइट कितनी दे रखी है, 15 मीटर। तो इसको सबको काउंट करेंगे, 15 दूना 30, 300 × 10 कितना आ जाएगा, 3000 जूल। तो ई का मान इसमें कितना आ गया, यह स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया, 3000 जूल। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो अपने जो 50 क्वेश्चन है साइंस वाले यहीं ख़त्म होते हैं। अपना ये जो टेलीग्राम चैनल है, जितने भी क्वेश्चन वगैरह की PDF होगी वो यहीं पे मिलेगी। और इम्पोर्टेंट कोई भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस वगैरह होगा ऑफिशियल वगैरह, तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। तो अपने चैनल व्हाट्सएप को और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपने रोहित सर हैं जो अभी GK की क्लास ले रहे हैं, और इनकी 2-3 लगभग 4 क्लासें अपलोड कर दी हैं। आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल AMS एग्ज़ाम कंडक्ट पर। ये अपने मुकेश सर हैं, इनकी आज पहली क्लास आने वाली है, शाम तक अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये जितनी भी क्लासें हैं इनमें सभी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेंगे, तो आप ज़रूर से देखिए। लगभग यही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये अपना AMS एग्ज़ाम कंडक्ट चैनल है, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जितने भी अपने वीडियो हैं उनमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको ठीक लगा, कौन सा आपको क्या लगा, और आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, किस पे कम चाहिए, हम वो भी बना देंगे। और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।